आज की इस वीडियो में हम पेपर को हल करेंगे और ये है विज्ञान का पेपर 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखेंगे पूर्णांक 70 नंबर का और समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्देश यहाँ पे 1 से लगाए 9 तक दिया है, जो निर्देश को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा निर्देश। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय है। यानी यहाँ 15 मिनट आप क्या कर सकते हैं कि प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे खंड अ उपभाग फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये है अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, बी है। सेकेंड प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन वहां पे दर्पण है, यहाँ पे लेंस है। तो ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी है समतल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो उत्तर होगा ये हो जाएगा उत्तल। जो आंसर आएगा ये हो जाएगा उत्तल। यानी किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो वो है उत्तल लेंस का। थर्ड देखेंगे प्रश्न। थर्ड में हमारा है आकाश के नीले रंग देखने का कारण होता है। यहाँ पे देखेंगे ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी हमारा है विक्षेपण। प्रश्न पढ़ेंगे, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, तो वो है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे सी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या है, सी। 4 नंबर देखेंगे, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। पहला ए है जल में, बी है कांच में, सी है हीरे में, डी है निर्वात में। तो हम देखेंगे कि प्रश्न में बोला है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वो होता है निर्वात में। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी सही है। ये ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ए है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, बी है प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, सी ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पांचवा का जो आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सी सही है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। यहाँ पे हम छठवां प्रश्न देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई होती है, यानी यहाँ पे देखेंगे ए है ओम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है वाट। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे विभवांतर दिया है, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, विभवांतर का सी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ए ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर, बी है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर, सी है इन दोनों दिशाओं के लंबवत और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो ये है ऑप्शन हमारा सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। ये ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पे हम भाग 2 देखेंगे। उपभाग 2, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। ए है CnH2n-2, बी है CnH2n+2, सी है CnH2n, डी है C2H4। तो ये ऑप्शन हमारा एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n+2। तो बी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है।
निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी में हम देखेंगे कि CH2 का अंतर हो या 14 का अंतर हो, कह सकते हैं CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे घटा के 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। CH2 यानी ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 है, 1 घट गया, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन बचा, 1 हाइड्रोजन घटा, 2 OH। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे SCHO CH3 CHO, तो यहाँ से घटाएंगे CHO कट जाएगा, और 3 कार्बन में से 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे CH2 यानी उपरोक्त हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला और तीसरा। तो इसमें देखेंगे पहला और तीसरा कौन है, पहला दूसरा है, पहला चौथा है, दूसरा चौथा है, पहला और तीसरा सही है, तीसरा है। तो यही ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी हम देखेंगे कौन सा इसमें धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहला ए है तांबा, बी है सोना, सी है पोटेशियम, डी है एल्यूमिनियम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे पोटेशियम। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ये सी होगा। सोडियम भी है तो इसमें सोडियम ऑप्शन नहीं है, ये पोटेशियम हमारा क्या है, क्रियाशील धातु है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकालता है। 11 नंबर, शून्य pH वाला विलयन होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है बीच में उदासीन 7, और ये होता है 0 अम्ली, और ये होता है 14। तो ये क्षारी, ये अम्ली, ये उदासीन। तो ये क्या होगा, 0 शून्य pH मतलब यानी 0 शून्य pH वाला विलयन होता है। ऑप्शन ए है अम्ली, बी है क्षारी, सी है उदासीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे ए सही है, अम्ली। क्या ऑप्शन सही है, ए। अब हम देखेंगे सूर्य के 12 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा क्या है, पहला ए है ग्लूकोज, बी है हमारा CH3CL, डी है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे सी हमारा CCl4 है, डी हमारा है CFCl3। इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो ये हमारा सही है ग्लूकोज। यानी ये 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न जो है उसका आंसर क्या है, हमारा ग्लूकोज है। अब यहाँ से देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। CH3COON सोडियम एसीटेट इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में है, मेथेन बन रहा है और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल रहा है। ऑप्शन ए क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी हमारा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ये हमारा सही होगा, यहाँ से बी, यानी NaOH प्लस CaO के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो मेथेन क्या निकलेगा, यहाँ से मेथेन बनेगा। यहाँ पे 14 नंबर देखेंगे प्रश्न, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ए है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बी है वाष्पो उत्सर्जन, सी है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है 14 का ये है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से। ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे 14 का सी सही है। अब यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। पहला है ए है मुख से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से, डी है हमारा पित्ताशय से। तो इसमें जो प्रश्न में जो उत्तर है वो हमारा क्या है, मुख से। 15 का क्या सही है, ए सही है, 15 का ए। 16 नंबर हम देखेंगे प्रश्न, 16 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन से, ये है थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, और सी हमारा क्या है एस्ट्रोजन, और डी हमारा क्या है इंसुलिन। ये हमारा बी ऑप्शन सही है, क्या है जिब्रेलिन। ये हमारा क्या है एक पादप हार्मोन से, जिब्रेलिन। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 16 का बी। अब यहाँ पे देखेंगे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पहला है थायराइड ग्रंथि से, दूसरा है पीयूष ग्रंथि से, तीसरा है अधिवृक्क ग्रंथि से, और डी हमारा अग्न्याशय ग्रंथि से। तो इसमें वृद्धि हार्मोन्स का जो स्रावित होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 17 का बी सही है। अब 18 में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है। पहला ए है
बा है दलपुंज, बी हमारा परागकण, सी है अंडाशय, डी है हमारा भ्रूणकोश। तो 18 का जो उत्तर है वो हमारा सही है बी, 18 का बी। अब हम यहाँ से 19 देखेंगे। 19 में हमारा है पुष्प के जनन अंग है। पहला है ए, बा है दलपुंज, बी है दलपुंज, सी है जयांग और डी हमारा है तना। तो इसमें क्या है, पुष्प का जनन जो अंग होता है वो होता है जयांग। तो ये ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। पहला ए है एक्स किरणों से, बी है पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी हमारा गामा किरणों से, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो उत्तर है वो है उत्तर बी, यानी हमारा पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, ओजोन परत की सुरक्षा करता है, ओजोन। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 25 है। 25 को हल करके देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का आता है और 1 2 3 4 यानी एक नंबर का है और एक नंबर का है। तो ये 4 प्रश्न है चारों। अब यहाँ से हम सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एरो लगा है तीर, कैल्शियम कार्बोनेट जल। सबसे पहले जैसे बोला है उसे आपको रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे CO2। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस यहाँ पे बोला है जल H2O। अब यहाँ पे लिक्विड लिख देंगे। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, गैस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एक्वस। अब हम बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो 3 1 4। यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 2 4। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया। फिर देखेंगे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है और कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है। इसी प्रकार हम चारों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक फार्मूला आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये रहे 4 नंबर के प्रश्न। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे ये प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित का कारण समझाइए। तो ये कितने नंबर है, 2 और 2 नंबर के, 4 नंबर के टोटल है। पहला 2 नंबर का और दूसरा भी 2 नंबर का। पहला देखेंगे एक जस्ते की छड़ को कापर, जस्ते मतलब जिंक होता है, जिंक को कापर सल्फेट में हम क्या कम करते हैं, यहाँ पे विलयन में डालने पर उसका नीला रंग, इसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? जब कापर सल्फेट हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जिंक हमारा क्या है, कापर से अधिक क्रियाशील है। जिंक हमारा क्या है, कापर से अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील के कारण, क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये जिंक क्या कम करेगा, कापर को हटा देगा। तो कापर को हटाएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस यहाँ पे Cu बाहर हो जाएगा। तो ये कापर जिंक सल्फेट का, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है और कापर बाहर निकल जाता है। तो क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, इसका जो रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो यही प्रश्न रहा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे तो। अब देखेंगे कि इसमें क्या है, ये डिफिनीशन रहा, ये उत्तर रहा। आयनिक यौगिक अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता, बल्कि धनावेशित व एवं ऋणावेशित आयनों के संग्रह के रूप में होता है। तो यह परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। 7 नंबर यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये देखेंगे कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ से रहा ये उदासीनीकरण अभिक्रिया और 2 उदाहरण रहे। देखेंगे किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा 2 एग्जाम्पल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, 2 एग्जाम्पल है, तो इसको आप पेपर में लिख सकते हो। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे परिभाषा। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा प्रश्न,
भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये रहा भर्जन का जो प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे। तो यहाँ से ये प्रश्न रहा, भर्जन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये रहा भर्जन का जो परिभाषा है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो परिभाषा है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। ये एग्जाम्पल भी रहा यहाँ पे। तो आप पेपर में लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये 1-1 नंबर का है, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे CH3COOH है, CH3COOH। तो CH3COOH हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लिक, ये कार्बोक्सिलिक है। तो यहाँ से पहला कार्बोक्सिलिक नेम देखेंगे, 2 कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक में हम ओइक लगाते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब ये तो पहला का आंसर रहा। अब इसी प्रकार हम दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे CH3CHO है, CH3CHO। तो ये देखेंगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हम अल लगाते हैं। तो IUPAC नेम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन, और उसमें अल जोड़ देंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे एथेनॉल, एथेनॉल। तो ये रहा IUPAC नेम, ये एथेनॉल हो गया, ये हो गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल। अब यहाँ से हम देखेंगे अथवा, ये हम देख सकते हैं यहाँ से 27 नंबर प्रश्न कर सकते हैं, और या तो ये कर सकते हैं अथवा, इन दोनों में से एक ही करना है। या आप यहाँ से 27 नंबर प्रश्न में कर सकते हैं, 1, 2, 3 प्रश्न कर सकते हैं, या तो अथवा करेंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे अथवा वाला, अथवा वाला हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिसेल, मिसेल होता क्या है। अब देखेंगे ये रहा मिसेल के बारे में, यहाँ से और यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर भी रहा। तो आप यहाँ से परिभाषा याद कर सकते हैं मिसेल का, और ये स्ट्रक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब प्रतिवर्ष पूछा जाता है, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो मिसेल ये रहा यहाँ से डिफिनीशन। अब यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरा नंबर हमारा है संक्षारण, संक्षारण के बारे में देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के हैं, 2, 4, 6, यहाँ पे टोटल 6 नंबर के हैं। तो यहाँ से देखेंगे दूसरा संक्षारण। ये रहा संक्षारण का परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया को के द्वारा नष्ट होती रह जाती है, संक्षारण कहलाती है। तो ये परिभाषा रहा। अब हम देखेंगे यहाँ से ये रहा उदाहरण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इनमें से कोई एक उदाहरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके उपाय भी देख सकते हैं यहाँ पे रोकने का। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इन पाँचों में से 2-3 लिख सकते हैं। ये 6 रहा। तो आज की इस वीडियो में ये केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट रहा। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कल।